जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की। विकास और सतत विकास में क्या अंतर है? विकास को अगर हम ध्यान से समझें, हालांकि आज हम इस परिभाषा पे ना जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन इन जनरल विकास क्या है कि कैसे हम लोगों के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बना सकें, उनमें कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा सकें, कैसे स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा सकें, कैसे उनका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बेटर कर सकें, कैसे उनके जीवन को ज़्यादा अनुकूल बनाने वाले उपकरणों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर सकें, कैसे उनको हम ज़्यादा पोषक भोजन दे पाएं। यही सारे चैलेंजेज हमारे सामने विकास के नाम पर हैं। और ये प्रक्रिया विकास की हमने सदियों पहले प्रारंभ करी थी, और तब से लेकर आज तक हमने विकास के नाम पर जो कुछ भी किया है वो वास्तव में प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बराबर है। हम हमेशा चाहते हैं कि नेचर हमारे कंट्रोल में रहे। गर्मी हो रही है तो हमारे पास एसी हो उसको ठंडा करने के लिए, और ठंडी हो रही है तो हमारे पास रूम हीटर हो उसको गर्म करने के लिए। हमको पसीना न निकलने पाए, हमको गर्मी न लगने पाए, हमको ठंडी न लगने पाए, हमको बारिश न लगने पाए। तो मैं कहता हूं कि ये बात सही है, लेकिन अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के जो अंधी दौड़ में हम पड़ गए हैं, उसके कारण से इन जरूरतों को पूरा करने के क्रम में हम संसाधनों को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये संसाधन खराब रूप से आने वाली पीढ़ी को मिलने वाले हैं। और जब ये संसाधन खराब रूप में आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए उसको वो नहीं मिल पाएंगे, और उसे अपनी जरूरतों और अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता करना पड़ जाएगा। उसको ये समझौता ना करना पड़े, इसी के लिए सतत विकास की अवधारणा का विकास किया गया। सतत विकास क्या है? सतत विकास ये कहता है कि जो हमारी प्रेजेंट नीड है, हमारी वर्तमान में हम जो भी संसाधनों के नियंत्रण की बात कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, तो उसको हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कुछ जरूरतें हैं, हमारी प्रेजेंट की कुछ नीड्स हैं। इनको फुलफिल करते हैं कैसे? हम रिसोर्सेज के माध्यम से, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। और अगर रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज कर लिया जिससे इनकी गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा, अगर इनकी गुणवत्ता पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ा, तो ये फ्यूचर का जो हमारा जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो कैसे इनको यूज कर पाएगी? मतलब ये है कि जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम विकसित तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे फ्यूचर की जनरेशन अगर उन संसाधनों को उतनी ही गुणवत्ता तरीके से प्रयोग नहीं कर पाती जितने से हम कर रहे हैं, तो हमें अपने विकास की रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और हमें ये मानना चाहिए कि नहीं, हमने डेवलपमेंट किया ही नहीं है। हमने डेवलपमेंट नहीं किया, बल्कि हमने डिस्ट्रक्शन किया है, और डेवलपमेंट के नाम पे हमने प्राकृतिक संसाधनों को मिस यूटिलाइज किया है, उनका गलत तरह से दोहन किया है। हमें ये मानना पड़ेगा। तो आज विकास से ज्यादा हम सतत विकास की बात करते हैं। कैसे सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ, सतत विकास क्या है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और वो आगे आने वाले समय में उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, या वर्तमान समय में उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और सरकारें उस चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और अगला जो हम लोग बात करने चल रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि क्या परिभाषा है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो मैंने जो आपको बताया यही इसकी परिभाषा है। जो ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अपनी जरूरतों को पूरा कर सके वो भी, और उतनी ही गुणवत्ता तरीके से पूरा कर सके। तो दो बातें हमने आपको बताई, दो बातें ब्रटलैंड कमीशन बता रहा है कि हम वर्तमान की जरूरतों को इस तरह से पूरा करें जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के उपयोग में कोई समझौता नहीं करना पड़े। और जब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें, तो वर्तमान में हम क्या क्या करें? वर्तमान में हम इस बात का ध्यान रखें कि सोशल प्रोग्रेस होती रहे। सोशल प्रोग्रेस का मतलब है कि शिक्षा का स्तर अच्छा रहे, शिक्षा लोगों को मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सके, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लोगों को मिल सके, बैंकिंग सर्विसेज लोगों को मिल सके। अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उचित रूप से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों लोगों के बीच। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा, सोशल प्रोग्रेस हो पाएगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उन देशों में जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट कुछ स्पेसिफिक लोगों को मिल जाता है, जैसे इंडिया है। तो जिस स्तर का हमारा आर्थिक विकास है उस स्तर का हमारा सामाजिक विकास नहीं है। उसका मूल कारण क्या है कि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है उसको, और जिसके कारण से सोशल जस्टिस या सोशल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बाधा आ रही है।
और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो तो किस तरह से करें, इस तरह से करें जिससे इन्वायरमेंट को लॉस ना हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता रहे और हो सके तो उसका इन्हांसमेंट होता रहे। इन्हांसमेंट नेचर खुद करता है, नेचर के द्वारा बनाया गया, इन्वायरमेंट में कुछ भी आप नहीं बनाए हैं, इसलिए वो नेचर खुद ही इन्हांस कर लेगा। आप बस इतना करें कि उसका प्रोटेक्शन करते हैं, या आप बस इतना करें कि उसका मिस यूटिलाइजेशन ना करें, दुरुपयोग ना करें, दोहन ना करें, उसके साथ सामंजस्य बनाएं। जैसे नेचर के सारे जीव बना रहे हैं, मनुष्य को छोड़ के बाकी इस दुनिया का कोई भी जीव प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य निर्मित करता है। और ईश्वर ने आपके शरीर को इसी तरह से निर्मित किया है कि आप नेचर के साथ सामंजस्य निर्मित करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। पर आपको तो चाहिए नियंत्रण, जिसके कारण से तमाम तरह की समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। और इससे ज्यादा और क्या समस्याएं हो सकती हैं कि आप जो है शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम सतत विकास की अवधारणा तक पहुंचे, कैसे हमारे दिमाग में आया कि हम विकास का ऐसा मॉडल अपनाएं, या इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अगर हम बहुत पीछे जाएं तो आप पाएंगे कि भाई देखिए विकास की ही बात होती है। सतत विकास 1960, 1970, 80 से पहले सतत विकास शब्द था ही नहीं। 80 के बाद आया सतत विकास टर्म। लेकिन सतत विकास चाहिए, या जो हम विकास की रणनीति पर काम कर रहे हैं इसमें कुछ कमियां हैं, ये हमको कब पता चली? ये हमको पता चली 1960 के दशक में। सबसे पहले रेचल कार्सन नाम के एक व्यक्ति थे जो अमेरिकन मैरीन बायोलॉजिस्ट थे और कंजर्वेशनिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में ये बुक पब्लिश होती है। इस बुक में एक केमिकल पेस्टिसाइड था डीडीटी, जिसको डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कहा जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका ने तो 1972 में ही बैन कर दिया था, इंडिया में अभी भी यूज हो रहा है। तो इसके कई तरह के प्रभावों का उन्होंने परीक्षण किया अपनी पुस्तक में, और अपनी पुस्तक में परीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत घातक है। तो बात मैं इतनी समझाना चाह रहा हूं कि 1960-70 के दशक से सबसे पहले इन्वायरमेंटल अवेयरनेस शुरू हुई। तो अर्ली इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का जो दशक रहा वो 60 और 70 का दशक रहा। लेकिन 80 के डेकेड में जब आप जाते हैं, 80 में जाते हैं, तो इस पर चर्चा का कुछ परिणाम आने लगता है। और वो परिणाम क्या आता है कि भाई जो डेवलपमेंट मॉडल हम पीछे लेके चल रहे थे उसमें कुछ दोष है, और जो जिन चीजों का हम उपयोग डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं उनमें तमाम तरह की समस्याएं हैं, इसलिए हमें उनको समाप्त करना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिसेस को बंद करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को लॉस कर रही हो। तो एक नया शब्द आया, फिर वो प्रैक्टिस कौन सी होगी जो इन्वायरमेंटल लॉस को नहीं करेगी? तो उसके लिए क्या टर्म आया? उसके लिए टर्म आया सतत विकास का। भाई सतत विकास करेंगे आप, एक ऐसा विकास करें जिसमें सततता बनी रहे, जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, जिसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, जो सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए क्या कहा गया कि सतत विकास ले आइए। शुरुआत में कुछ ही लोग इस पर बात कर रहे थे, लेकिन 1990 के डेकेड तक जाते जाते एक ग्लोबल डिस्कशन होने लगा इस पर, और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला कि भाई ऐसा डेवलपमेंट मॉडल पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। अच्छा, इन्वायरमेंट का लॉस ऐसा नहीं कि अमेरिका करेगा तो भारत को असर नहीं होगा, या भारत करेगा तो पाकिस्तान को असर नहीं होगा, या पाकिस्तान करेगा तो अफगानिस्तान को असर नहीं होगा। इन्वायरमेंटल लॉस ऐसा है कि एक धरती है और काश की एक परिवार भी होता है, और हम कह पाते कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ही एकमात्र समाधान है इन्वायरमेंटल लॉस को कम करने का। जब तक हम इस अंधी दौड़ में शामिल हैं कि अमेरिका को ग्रेट होना है, पाकिस्तान को ग्रेट होना है, चाइना को दुनिया का दादा बनना है, तब तक आप इन्वायरमेंटल लॉस से लड़ नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया को सोचना होगा कि पूरी धरती एक परिवार है, और अगर हम कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका असर पूरे ग्लोब पे पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम ही एक रास्ता है। वसुधैव कुटुंबकम की ओर लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इंटीग्रेशन विद ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कहा गया कि भाई जो पिछड़े हैं उनको भी हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का लॉस तो पूरे ग्लोब को प्रभावित करेगा। तो इस समय जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आएंगे 2000 के दशक में, जिसमें ये कहा जाएगा कि सभी देशों को इस तरह से अपने गोल को अचीव करना चाहिए आगे। लेकिन कोई कुछ करेगा नहीं, ये भी आप समझते चलिए, कोई कुछ नहीं करना है। जब अच्छा है क्या, पर्यावरण कैसा मुद्दा है उस पर आप तब बात करेंगे जब आपका पेट भरा हुआ हो। अगर भूख लगी है और हम आपसे कहें कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तो आपका जवाब होगा पहले हम पेट भर लें फिर पर्यावरण की चिंता हम करेंगे। तो समस्या कहां है? समस्या भूख में है। तो आगे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है उसमें, बस केवल कलमबाजी हो रही है। तो लेकिन आगे चलकर हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको लगेगा कि मेन स्ट्रीम में आ गया। आज कहीं भी किसी भी देश में डेवलपमेंट की बात नहीं होती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म बिकेम
द मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट इन 2010 या इसके बाद के जो विकास की रणनीतियां रही उसमें। और एक ग्लोबल कमिटमेंट की बात होने लगी कि भाई देखिए अब क्योंकि पर्यावरण का नुकसान एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक देश नहीं कर रहा है, और इसका परिणाम भी एक व्यक्ति एक देश नहीं झेल रहा है, इसलिए ग्लोबल कमिटमेंट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ग्लोबल कमिटमेंट में क्या क्या हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आगे चलते हैं और हम बात शुरू करते हैं इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए। तो हमने जैसा कि पीछे बताया कि सबसे पहले 1960-70 के दशक में इस बात की शुरुआत होती है, और रेचल कार्सन नाम के व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक थे, उन्होंने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में ये बातें सब बताई कि भाई देखिए ऐसा है कि डीडीटी खतरनाक है और ये नुकसान पहुंचा रहा है। कहां कहां नुकसान पहुंचा रहा है? ये हेल्थ इंपैक्ट्स के नकारात्मक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ये पारिस्थितिकीय असंतुलन निर्मित कर रहा है। इन्होंने लॉजिक क्या दिया इस मामले में कि ये कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसको कैसे उन्होंने समझाया। तो उस संदर्भ में सबसे पहला बात इन्होंने जो बताई वो ये कहा कि पेस्टिसाइड्स आर बायो अकुमुलेटिव, मतलब इनका जैव संचयन होता है। जैव संचयन एक टेक्निकल टर्म है जिसको आपको समझना चाहिए कि जैव संचयन क्या होता है। आपने एक टर्म सुना होगा, वो टर्म है फूड चेन। अब फूड चेन कैसे, हालांकि फूड चेन एक फूड खाद्य श्रृंखला या फूड चेन एक स्टैंडर्ड टर्म है, वास्तव में खाद्य श्रृंखला नहीं बनती है, वास्तव में खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला क्या कहती है कि घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। लेकिन घास को गाय भी खाएगी, घास को बकरी भी खाएगी, घास को खरगोश भी खाएगा और दूसरे जीव भी खाएंगे। और फिर जब वो टिड्डा जो है, टिड्डे को और भी जीव खाएंगे, फिर टिड्डे से मेढक, मेढक को तो और भी लोग खाएंगे, आदमी भी खा लेता है, सांप को फिर और भी लोग खाएंगे। तो वास्तव में जब आप खाद्य श्रृंखला बनाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई खाद्य श्रृंखला बना पाना संभव नहीं है, और ये सीधी चेन नहीं बनेगी। ये क्या बनेगी? नेट बनेगा, एक जाल बनेगा एक। तो खाद्य जाल बनता है, फूड नेट बनेगा। अब होता क्या है इसमें कि चाहे वो नेट के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप वो सीधी लाइन में जा रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में अगर खाद्य श्रृंखला में किसी ऐसे केमिकल का प्रवेश होता है जो पचाया नहीं जा सकता, तो क्या होगा? उसका अक्युमुलेशन होगा। जैसे घास पे मान लीजिए आपने डीडीटी की बात ही कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि घास पे आपने पेस्टिसाइड के रूप में डीडीटी का छिड़काव किया। अब वो टिड्डे ने खाया, तो टिड्डे में मान लीजिए कि 1 ग्राम गया, लेकिन जो टिड्डे को खाने वाला मेढक है वो तो 10 टिड्डे खाएगा ना, तो मेढक में कितना चला जाएगा? 10 चला जाएगा। 10 एक मेढक में कितना ग्राम चला गया डीडीटी? 10 ग्राम चला गया। और फिर मेढक, एक सांप जो है वो कई मेढक को खाएगा, मान लीजिए 10 मेढक को खाता है, तो सांप में कितना चला गया? 100 ग्राम चला गया। और उसको मोर खा रहा है, और मोर जो है अपने जीवन में 100 सांप खा रहा है, तो वो 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। तो इस तरह से वो क्या हो रहा है? संचयित होता जा रहा है, खाद्य श्रृंखला में उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और अंतिम उपभोक्ता को मार देगा। क्योंकि सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे ज्यादा मात्रा में डीडीटी कहां पहुंचेगा? तो अंतिम उपभोक्ता में पहुंचेगा, वो सबसे पहले मरेगा। और इस तरह से जो हमारा जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या की कि जो पेस्टिसाइड्स हैं ये बायो अक्युमुलेट होते हैं, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में ना तो एनर्जी देते हैं, ये ना तो पचते हैं, तो ये कहाँ अक्युमुलेट होकर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। वाइड स्प्रेड पेस्टिसाइड्स यूज हार्म नॉन टारगेट स्पेसीज। आपने तो जो छिड़काव किया है डीडीटी का वो अपनी फसल में किया है कि ये फला जीव जो है इसको खा लेगा और हमारा फसल बच जाएगी, हमारा धान अच्छा हो जाएगा, हमारा गेहूं अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो नॉन टारगेट है, जिनको आपने टारगेट नहीं किया है, उनमें भी तो जाएगा ये। जो फसल का बाकी का बचा हुआ हिस्सा, उसको जिन जानवरों को आप खिलाइएगा, या जो जानवर ऐसे ही जाके खा लेगा, या जो बीजों में चला जाएगा, वो तो नॉन टारगेट है, उसको तो आपने नहीं टारगेट किया था, लेकिन वहां भी वो पहुंचेगा और हेल्थ हैजार्डस क्रिएट करेगा, हेल्थ स्वास्थ्य समस्याएं निर्मित करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसमें जो कारपोरेट और गवर्नमेंट का रोल है वो बड़ा इरिस्पॉन्सिबल है, और सरकार को इसको जल्दी से जल्दी रेगुलेट करना चाहिए। और ऐसा रेगुलेशन हुआ भी, और इसका असर भी हुआ। असर इसका ये हुआ कि बहुत जल्दी ही अमेरिकी सरकार ने डीडीटी पर बैन लगा दिया 1772 में, और कहा कि डीडीटी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बात थोड़ा आगे बढ़ती गई, तो मानव पर्यावरण पर एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि स्टॉकहोम में किया गया। और आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज की डेट 5 जून है, और 5 जून से 16 जून 1972 के को ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, और यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और इसीलिए हर 5 जून को हम क्या करते हैं?
5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आप जो है मैसेज करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 5 जून से 16 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में इस बैठक का आयोजन किया गया। मतलब कि ये पहला वैश्विक प्रयास है कि भाई पर्यावरण पर कुछ बातचीत कर ली जाए, आओ बैठो कुछ बात करते हैं पर्यावरण पर। ऐसा पहली बार हुआ 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल में। और ओनली वन अर्थ, जो हम पहले कह रहे हैं ना कि पृथ्वी एक ही है और वही सबकी है, वहीं से सबको खाना मिलेगा, और उसमें अगर कुछ दिक्कत आई तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम सभी को झेलना पड़ेगा। तो स्टॉकहोम में बैठक हुई और लोगों ने कहा कि भैया धरती एक है, इसको बचा लो कैसे भी करके, है ना। और मैं क्या कह रहा था कि ये पहला प्रयास है वैश्विक स्तर पर जिसमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरी दुनिया के, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर भी कुछ काम किए जाने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके बैठक का? टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मैंने कहा ना कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का बीच का जो रिलेशन है वही सबसे ज्यादा डिबेटेबल इश्यू है वर्तमान समय में। और जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं इन पर भी बातचीत की जाए, और एक ऐसा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए जिससे पूरा दुनिया मिलकर एक साथ इन्वायरमेंट की सुरक्षा का प्रयास करे। तो ये तो बातें हो गई कि जो प्रयास किया गया, लोग बैठे, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, अगर हम आपसे पूछें कि क्या किया जाना चाहिए तो आप कहेंगे भाई उद्योगों को बंद कर दो, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, उनसे तमाम तरह के प्रदूषण निकल रहे हैं और तमाम तरह से वो एनवायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से लोगों के रोजगार में कमी आएगी, लोगों के जीविका के संसाधनों में कमी आएगी, कृषि पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा, और फिर जो सर्वाइवल है वहां संकट आ जाएगा, गरीबी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये चैलेंज लेके चल रहे हैं कि हमें पॉवर्टी रिडक्शन करना है, हमें जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है, हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है, और इन सारे संकल्पों के बीच में आप ये भी कह रहे हैं कि हमको पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है, और पर्यावरण की सुरक्षा का रास्ता यह है कि हम डिंडस्ट्रियलाइज करें अपने आप को। तो ये दोनों कैसे संभव है? शहरों को कैसे कम कर दें, जो कंक्रीट के बागान लगे हुए हैं इनको हम कैसे कम कर दें? यही हमारी समस्या है, यही हमारे समक्ष चैलेंज है। कर रही हैं सरकारें, उस पर जो संभव है वो कर रही हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज नहीं हो सकती है, धीमे धीमे ही हो रही है। तो मेजर आउटकम्स क्या है स्टॉकहोम सम्मेलन का, वो भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या मेजर आउटकम आए वो भी देख लो। तो एक डिक्लेरेशन हुआ जिसे जिसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहा गया। इस बैठक के बाद जो भी राष्ट्र थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन सब ने मिलकर एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया जिसे हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें 26 प्रिंसिपल्स थे जो मुख्यतः 3 बातों पर आधारित थे। पहला क्या था? हेल्दी इन्वायरमेंट जो है फंडामेंटल राइट है तो, लेकिन अब आप कहोगे एक तरफ तो फंडामेंटल राइट हेल्दी इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट क्या है कि हमें भरपेट भोजन मिले, हमको जीवन की सुविधा मिले। तो दोनों के बीच में दोनों अलग अलग धुरों पर चलने वाले हैं। अब इसके बीच में समस्या सारी कहां है? ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसी जनसंख्या का पेट भरने के लिए आपने इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी कर रखी है, और अभी आपकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, और इस दौरान आपकी ये भी चिंता है कि हम इन्वायरमेंटल लॉस को कम करें। तो कीजिए। दूसरा क्या था? दूसरा इनका कोर विचार क्या था? वो ये था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। राज्य जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि उनके पर्यावरण की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो आपके यहाँ भी संविधान में संशोधन किया गया इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और आर्टिकल 48A जोड़ा गया डीपीएसपी में कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत सारे तरह के काम कर भी रही है, लेकिन समस्याएं फिर भी बनी हुई हैं वैसी की वैसी, क्योंकि जितना आप प्रयास कर रहे हो उतना नया होता जा रहा है। आप एक ट्रेन चलाते हो, 5 ट्रेन में चलने लायक लोग पैदा हो जाते हैं। जितनी देर में वो ट्रेन बन के चलने की स्थिति में आती है, 5 और ट्रेन भर के आदमी पैदा हो जाते हैं। तो कहां से आप पर्यावरण की सुरक्षा कर पाइएगा? आप बातें करते रहिए पेपर पे, है ना, पेपरबाजी करते रहिए। द नीड टू बैलेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विद डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। तो जो 26 पॉइंट बताए गए वो मुख्यतः इन 3 बातों पर आधारित थे कि कैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाए, सुरक्षित पर्यावरण लोगों का मौलिक अधिकार बना पाए,
और राज्यों को कैसे जिम्मेदार ठहरा पाएं कि वो पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ हम विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच में एक संतुलन वाली रणनीति पर काम कर सकें, खासतौर से विकासशील देशों में, क्योंकि वो अपने आप को विकसित देशों की ओर ले जाने में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये विकसित देशों को भी सोचना होगा। विकसित देशों को की जिम्मेदारी ज्यादा है पर्यावरण सुरक्षा में, और यही लड़ाई है इस दुनिया में कि मैं तो पेरिस कन्वेंशन नहीं मानूंगा। कुछ दुनिया इस समय 5 बड़ी समस्याओं से घिरी हुई है, जिसमें से पहली समस्या है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिन्हें आप कलेक्टिवली सोशल मीडिया कहते हैं। दूसरी समस्या है दूसरी समस्या है पर्यावरण सुरक्षा। तीसरी समस्या है आतंकवाद। कभी भी कहीं भी बम ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी कभी भी किसी की भी जान ले लेता है। चौथी बड़ी समस्या है नेतृत्व। आज जनता का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो अनुभवहीन है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में दूरदृष्टि नहीं है, जो बहुत कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं, तो वो नुकसानदेह है। 3-4 समस्याओं से दुनिया बहुत बुरी तरह से लड़ रही है। तो ये हुआ इसी बैठक में, स्टॉकहोम सम्मेलन में ही क्रिएशन ऑफ यूएनईपी किया गया। आगे बार बार इसका नाम आप पढ़ते रहेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर बनाया गया। और इसका काम क्या रहा कि सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल एक्शंस, जो भी इन्वायरमेंट को इन्हांस करने के लिए या इन्वायरमेंटल लॉस को रोकने के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज की जाएंगी, उनके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, सिंगल पॉइंट सेंटर होना चाहिए। तो सिंगल पॉइंट सेंटर क्या है? वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कहाँ पे है ये? नैरोबी में है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो ये आप समझिए, अपने जीवन में भी आप इसको लागू करिए जैसे इन्होंने किया। जब भी आप कोई भी योजना बनाएं तो 2 बातों का जरूर ख्याल रखें। पहला ये कि योजना आपकी सभी आवश्यकताओं में से सबसे जरूरी आवश्यकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए आपका प्लान। और दूसरा चीज क्या कि उसका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए, और इवैल्यूएशन आपको खुद नहीं करना है, किसी और से करवाना है। टेस्ट देते रहना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर टेस्ट देते रहना है, और कोई और इवैल्यूएट करके आपको बताता रहेगा कि भैया आपके यहाँ पे कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, तो आपका सुधार तेजी से होगा। आगे क्या हुआ, इस बैठक का क्या फायदा हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन का? तो स्टॉकहोम सम्मेलन का अगला फायदा ये हुआ कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक है, ऐसा पहचाना गया, ऐसी जरूरत पर बल दिया गया, और सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करने के लिए सुझाव दिया गया देशों को, है ना। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड इन 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ा, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ी, लोगों ने समझा कि पर्यावरण भी कोई चीज है। भारत ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन भारत जिस समय की बात हो रही 1972 की, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनका बड़ा ऐतिहासिक भाषण रहा वहां पे कि सबसे बड़ा प्रदूषण कौन है? सबसे बड़ा प्रदूषण है गरीबी, सबसे बड़ा पर्यावरणीय ह्रास है गरीबी। तो जब तक हम इसके लिए कोई ग्लोबल प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात पर पूरी दुनिया एक साथ नहीं सोचेगी कि पूरी दुनिया की गरीबी को हम कैसे कम करें, तब तक पर्यावरण की कोई सुरक्षा नहीं हो पाएगी। खैर, तो 5 जून इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाना शुरू हुआ, है ना। फिर आगे चलते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का इमर्जेंस हुआ। तो पीछे हमने बताया था कि इस टर्म का इमर्जेंस 1980s में हुआ, 1980 के दशक में हुआ। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई, है ना, विश्व संरक्षण रणनीति बनाई गई। और विश्व संरक्षण रणनीति का जो दस्तावेज है, एक संस्था बनाई गई IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, जो पीछे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम में बनाया गया। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो इन सब ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवित संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। और ये पहला दस्तावेज है, जो विश्व संरक्षण रणनीति है, ये पहला दस्तावेज है जिसमें आपने सतत विकास शब्द का प्रयोग किया और पारिस्थितिकी और विकास के बीच में एक इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप करने के लिए काम किया। फिर आगे चलकर इसमें जो है एक कमीशन गठित किया गया 1983 में।
है ना। 1983 में फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, वैश्विक आयोग, और इसका गठन किया गया था यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ग्रो हार्लेम बर्टलैंड जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे थे, ये इसके चेयरपर्सन बनाए गए, और इन्होंने ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जिसकी परिभाषा को आज हम लोग सतत विकास की परिभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्होंने 3 चीजों पर बल दिया जो पीछे हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और सोशल इक्वलिटी पे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी मुद्दा है कि अगर सोशल इक्वलिटी पर आप काम नहीं करेंगे, मैंने बताया कि जैसे एक नेशन आगे बढ़ जाएगा, दूसरा नेशन पीछे रह जाएगा, तो दूसरा नेशन भी पर्यावरण को अधिक से अधिक दोहन करके अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो अगर शेयरिंग नहीं होगी डेवलपमेंट में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा विकास में, तो आप कभी भी पर्यावरणीय ह्रास को नहीं रोक पाइएगा, वो चलता ही रहेगा। तो ड्यूरिंग द 1972 टू 1992 more than 200 regional and international agreements and conventions were adopted for environmental protection and conservation। 200 से अधिक पर लागू एक भी नहीं हुआ। आगे अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ दीज एग्रीमेंट वर नेगोशिएटेड इंडिविजुअली एंड ट्रीटेड एज द सेपरेट एंटिटीज, many of which lacked systematic integration within the social, economic and environmental framework of sustainable development। तो काम तो ये एक भी नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम किताबबाजी हो रही है, कागजगिरी हो रही है, तो वो किसी ना किसी तरह से तो कुछ फायदा ले ही आएगी। वो हो नहीं पाया, लेकिन आगे जो है वो कुछ फिर से एक मीटिंग होगी, जानते ही मीटिंग खेलते रहेंगे, काम तो होना नहीं है। अगली मीटिंग जो है उसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी। हालांकि जितने भी पीछे फैक्ट हो रहे हैं आप इनको जरूर से जरूर अपने किताब में, कॉपी में नोट करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उसको अपने साथ रखिए, उसको पढ़िए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रियो अर्थ समिट हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जून 3 से 14 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। इस बैठक का नाम अर्थ समिट रखा गया, पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। इसके मेजर आउटकम क्या हुए? अर्थ समिट यूनानिमसली अडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 था क्या था? इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट जिस पेपर पे छापा गया, या इसके ब्लूप्रिंट का जो सेट बनाया गया, इसके एक्शंस का जो सेट बनाया गया, उसका नाम रखा गया एजेंडा 21 की। हम कैसे कैसे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकेंगे, इंक्लूडिंग डिटेल्ड एक्शन प्लान। इसमें क्या क्या था? एक्शन प्लान था, उसका टारगेट क्या है, उत्तरदायित्व किसका होगा और कहां से उसके लिए पैसे आएंगे, ये सब कुछ एजेंडा 21 में शामिल किया गया। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास में हमने कहा कि समस्याएं ये हैं कि ये हम अचानक से नहीं कर सकते। फिर 2000 के दशक में समय बीता, हम और भी कुछ नहीं कर पाए, ये चीजें चलती रहीं, और फिर शताब्दी सहस्राब्दी का परिवर्तन होने लगा। 1992 में ये आपका हो रहा है, उसके बाद सहस्राब्दी परिवर्तन होगा, तो नए सहस्राब्दी के लिए कुछ और प्रैक्टिसेस की जानी चाहिए एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचाने के लिए। तो उसमें जो है सन 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखे गए, जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलेनियम के द्वारा अपनाया गया, मिलेनियम समिट के द्वारा अपनाया गया। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट हुआ जिसके द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए, और इसमें क्या क्या गोल डिसाइड किए गए? 8 गोल बनाए गए, 21 टारगेट लिए गए और 60 इंडिकेटर्स बनाए गए जिन पर उनको मापा जाएगा। और ये कहा गया कि इनको पूरा करने का जो टाइम फ्रेम है वो 2000 से 2015 के बीच में रखा गया। तो आप देखिए कि शुरुआत कैसे हुई, एक हल्की सी अवेयरनेस से हुई, फिर वो धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होती गई, तरह तरह की बैठकें होने लगी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनने लगे, और ऐसे ऐसे एजेंसीज बनने लगी जो इनके डेवलपमेंट के लिए काम करने लगी, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, हम इस लेवल पे आ गए कि गोल बनाने लगे। अब देखिए गोल है क्या, 8 गोल कौन से बनाए गए थे? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, भयंकर गरीबी और भूख को हमें समाप्त करना, तो भूखमरी को मिटा देना है। दूसरा क्या है? हमें सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सभी को देनी है। तो ये कैसे हैं? ये सोशल है ना। फिर क्या करना है? हमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, हमें ये कम करना है। मैटरनल हेल्थ को बढ़ाना है, मतलब कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसको भी कम करना है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है उसको भी कम करना है, और जो HIV एड्स मलेरिया एक्सेट्रा की समस्याएं हैं इसको भी कम करना है। तो आपके 6 तो इसमें क्या थे? सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे। और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ये ग्लोबल हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है संसाधनों का उपयोग करके, उनसे इन सारी समस्याओं को हमें लड़ना चाहिए।
सातवां था कि इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जब तक हम ऐसा मॉडल नहीं बना पाएंगे जिसमें एक देश को होने वाले लाभ और देशों को ना मिले, तब तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। और जब तक हम इस विकास की तथाकथित अंधी दौड़ में शामिल रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही परेशान रहेंगे और एनवायरमेंट का कुछ भी होने वाला है नहीं। आगे कह रहा है कि द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन ट्रांसलेटिंग एजेंडा 21 इनटू एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेड टू जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग एम्फेसाइज्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जोहान्सबर्ग में, जो कि एजेंडा 21 सफल नहीं रहा, वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, तो क्या किया जाए, फिर एक सम्मेलन और बुला लिया जाए, है ना। तो फिर एक सम्मेलन और बुला लिया जाएगा और 2002 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए। और फिर ऐसे बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल काम पे लाए गए, बट मोस्ट ऑफ दीज एग्रीमेंट्स फेल ड्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड। बातें हो गई लेकिन इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, है ना। जब हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो फिर एक बैठक बुलाते हैं, भाई आगे क्या किया जाए। तो आगे एक बैठक बुलाई गई, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था ये सतत विकास पर, सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कॉल किया गया। और ये कब हुआ, ये रियो डी जेनेरो के 20 साल बाद हुआ, है ना, मतलब कि 2012 में हुआ। और आपने 1992 में रियो डी जेनेरो का अर्थ समिट किया था। उससे अब तक जो प्रोग्रेस हुई थी उसको मेजरमेंट करने के लिए आपने ये बुलाया। इसका आउटकम का क्या रहा, द फ्यूचर वी वांट। इसकी थीम रखी कि हम जैसा भविष्य चाहते हैं उसको हम कैसे पा सकते हैं। तो मेजर आउटकम क्या रहा, मेजर आउटकम रहा इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजीज का कॉन्सेप्ट लाया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आगे चलकर डेवलप किए जाएंगे। एम्फेसाइज द ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। और इसके बाद आप देखते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन या उसका जीडीपी कैलकुलेशन में एक नया टर्म भी लाया गया, ग्रीन जीडीपी। तो वो सारी बातें इससे होंगी। फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉल्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग यूएनईपी, ये सारे निर्णय इसमें लिए गए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, पहला निर्णय रहा। और हरित अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। हरित अर्थव्यवस्था का मतलब कि इको फ्रेंडली इकोनॉमी। और गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के संस्थागत ढांचे पर बल दिया जाए। जो इंस्टीट्यूशनल चीजें हैं उनको ज्यादा अच्छे से बनाया जाए। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट लिया गया था उसमें क्या हुआ कि 2013 में जनरल असेंबली ने एक 30 मेंबर की ओपन वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया, जिसने चल के आगे रिजोल्यूशन ऑफ एसडीजीज को इश्यू किया, रिजोल्यूशन पेश किया एसडीजीज के लिए। और जनवरी 2015 में जनरल असेंबली बिगेन द नेगोशिएशन प्रोसेस ऑन द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। 2015 के बाद जो हम विकसित करने की प्रक्रिया कर रहे थे, जो विकसित करना चाह रहे थे, उस पर हमने 2015 के बाद फिर कैसे विकास को करेंगे उस पर एक निगोशिएशन स्टार्ट हुआ। और ये अंततः क्या हुआ, 2030 के लिए एक एजेंडा तय किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किए गए। और सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया और कहा गया कि 2030 तक के लिए हमें इन 17 लक्ष्यों पर काम करना है। ये 17 लक्ष्य क्या क्या हैं, ये भी आप एक एक लाइन में आप देखते चलें। सबसे पहला है एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, सभी जगह से गरीबी को उसके सभी रूपों से समाप्त करना। तो गरीबी समाप्त करना, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या क्या इसमें रखा गया है, दूसरे में हम भूखमरी को समाप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, पोषण बढ़ाएंगे और सस्टेनेबल कृषि, सतत कृषि क्रियाओं को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। तीसरा कह रहा है कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स, सुरक्षित स्वस्थ जीवन देंगे, स्वस्थ जीवन को प्रमोट करेंगे। और वेल बीइंग फॉर द पीपल ऑल एजेस, सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए हम काम करेंगे। चौथा था कि सभी लोगों के लिए समावेशी, न्यायपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे और ऐसा माहौल निर्मित करेंगे जिससे किसी को भी आजीवन सीखने की
सीखने के अवसर मिलते रहें। पांचवा है अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को हम प्राप्त करेंगे, हम लैंगिक समानता को प्राप्त करेंगे और एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, और सभी स्त्रियों और बालिकाओं को हम एम्पावर करेंगे, मजबूत करेंगे। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और स्वच्छता उपलब्ध करवाने का भी संकल्प इसमें लिया गया। ऐसा प्रबंधन हम सुनिश्चित करेंगे जिससे लोगों को उनके जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सुरक्षा और स्वच्छता भी बनी रहे। सातवां था इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। आठवां था प्रमोट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ये भी हम उपलब्ध करवाएंगे कि सभी के लिए हम सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास उपलब्ध करवाएंगे और बुनियादी ढांचे का इस तरह से निर्माण करेंगे जिससे उत्पादक रोजगार और सभी को उत्पादक रोजगार मिले और सभी को एक उचित जीवन स्तर मिल सके। नौवां जो था वो हमने ये रखा कि बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लचीले संरचना का निर्माण करेंगे, प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, इनोवेशन हम नवोन्मेष को बल देंगे और समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। 10वां जो है वो कह रहा है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी विदिन एंड बिटवीन कंट्रीज, देशों के अंदर और दो देशों के मध्य जो असमानता है विकास की उसको भी हम कम करेंगे। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला और सतत मॉडल बनाएंगे, सतत बनाएंगे। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न को हम सस्टेनेबल बनाएंगे, कंजप्शन पैटर्न भी सस्टेनेबल होना चाहिए और प्रोडक्शन लेवल भी सस्टेनेबल होना चाहिए। टेक इमीडिएट एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेने के लिए सक्षम बनेंगे। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, समुद्रों के सस्टेनेबल और सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देंगे। मैरीन लाइफ को अच्छा करेंगे, मैरीन सोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त बनाएंगे। कंजर्व, रिस्टोर एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम बेहतर बनाएंगे, उसको हम इस तरह से करेंगे जिससे उसके सतत उपयोग को संरक्षित और पुनर्स्थापित कर सके हम। पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज को हम प्रमोट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय उपलब्ध करवाएंगे। बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जो प्रभावी होंगी और उत्तरदायित्वपूर्ण होंगी और सतत होंगी। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो अंतिम विकल्प, अंतिम संकल्प है वो है कि हम कार्यान्वयन के जो साधन है, इनको लागू करने के जो साधन है उनको हम मजबूत बनाएंगे और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 17 लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना है 2030 तक। तो यहां तक बात हो गई। अब आगे इसका अगला जो पार्ट आएगा लेक्चर का, उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और क्या क्या चैलेंजेस हैं और भारत सरकार इनके लिए क्या कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।